सो हेलो एवरीवन, आज है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बहुत सारे क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे और वो सारे डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखना भी सीखे थे और उसको कैसे कैसे जेई और नीट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो भी किए थे। ढेर सारे जेई मेंस के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब जो जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग सीखे वो सारे डायमेंशनल फार्मूला को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे कैसे हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट, जेई मेन और जेई एडवांस में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं ये सारे हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस मतलब हम जो भी डायमेंशनल फार्मूला सीखे उनको हम लोग यूज करके हमारे कुछ मकसद सेटिस्फाई करेंगे। हम थोड़े स्वार्थी हैं, है ना। हम कोई भी चीज़ फर्जी में नहीं पढ़ते हैं। हर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ कारण होता है। और फिजिक्स में याद रखना, कोई भी चीज़ तुम्हें फर्जी में नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं मतलब उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं उसको, वरना क्यों पढ़ते भाई साहब, है ना। तो कोई भी चीज़ पढ़ने के पीछे कुछ मकसद है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, फॉर द फॉलोइंग। नीचे लिखा गया 3 एप्लीकेशन से हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के, डायमेंशनल एनालिसिस के हमारे 3 एप्लीकेशन से। सबसे पहला एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें गिवन होगा, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि गलत है उस इक्वेशन में, ये हमें पता करना होगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और उसके लिए हमें एक नया प्रिंसिपल को पढ़ना पड़ेगा और वो प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये एक प्रिंसिपल है, क्या है क्या नहीं पता चलेगा, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन, करेक्टनेस चेक करेंगे। इक्वेशन गिवन होगा, एक इक्वेशन गिवन होगा, वो इक्वेशन करेक्ट है कि गलत है वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ना, एक प्रिंसिपल का सहारा लेंगे हम। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। उस प्रिंसिपल का सहारा लेंगे हम। वो क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसमें? यूनिट्स में कर चुके हैं। आज इसका ना थोड़ा अलग वर्सन सिखाऊंगा मैं तुम्हें, मजेदार वर्सन। जरूर नहीं कि हमेशा MKS से CGS में कन्वर्ट करने बोले, नहीं। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट से, कोई भी राम नाम का सिस्टम ऑफ यूनिट से रामलाल नाम का सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा यूज होता है, टू डिराइव द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हम इस थर्ड वाला एप्लीकेशन में इक्वेशंस बनाएंगे। 3 चीज अलग अलग है। पहले चीज, इक्वेशन गिवन होगा, करेक्ट है कि नहीं चेक करेंगे। दूसरा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में गिवन होगा, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। वो MKS से CGS हो सकता है, SI से CGS हो सकता है, वरना कोई भी रैंडम से कोई भी रैंडम हो सकता है। बताऊंगा कैसे कैसे, परेशान मत। और तीसरा, हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे। मतलब हमें बोल देगा कि दीपक सर का स्पीड जो है, दीपक सर का स्पीड डिपेंड करता है उनका हाइट पे, उनका कुछ ऐसे मतलब बोल देगा, उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और उनको कितना फोर्स से खींच रहा है, कुछ भी बोल देगा। तो उस सारे ऐसे चीज़ों को देख के हम एक इक्वेशन बना देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। बेसिकली टू मेक फॉर्मूलास, टू मेक फॉर्मूलास, हम फॉर्मूला बनाएंगे इसके अंदर से, ठीक है, ये यूज करके। 3 एप्लीकेशन है, लेकिन उस एप्लीकेशन के लिए हमें सबसे जो पहला एप्लीकेशन है हमारा, वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, तो वही से स्टार्ट करते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। कोई भी इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट कब बोलेंगे? A equation is said to be dimensionally correct. An equation is said to be dimensionally correct. Dimensionally correct, ये बोलना जरूरी है। Dimensionally correct if
इफ इट satisfies the principle of homogeneity, if it satisfies the principle of homogeneity। अब ये क्या हो गया सर, नया एक चीज बोल दिया आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ये चीज क्या है उसको समझते हैं, समझ आएंगे। तो क्या बोले, एक इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा ना, चेक करो क्या वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं कर रहा है तो गलत है। कैसा गलत है, डायमेंशनली गलत है, मतलब पूरा गलत है। कैसा सही है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट करेक्ट होगा कि नहीं बाद में पता चलेगा, परेशान मत। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी सीखते हैं हम लोग कि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, होमोजिनिटी, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, होमो का मतलब होता है सेम सेम। ये लॉ एक सिंपल लॉ है और ये क्या बोलता है ना, ओनली क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन, ओनली क्वांटिटीज विथ द सेम डायमेंशन can be added, subtracted, इक्वेटेड। मतलब क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझा। जिस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तब भी जाके हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से तुझे फील आएगा। सपोज ए कोई एक क्वांटिटी है, उसको मैं बी के साथ ऐड कर रहा हूं, उससे मैं सी माइनस कर रहा हूं और ये सब मिलके मुझे डी दे रहे हैं। देख, क्या मैं ए और बी को ऐड किया हूं ना, हाँ सर। अगर ऐड किया हूं तो उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मैं बी और सी को माइनस कर रहा हूं ना, ये सर आप कर रहे हैं। अगर माइनस कर रहा हूं तो उनका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब बी और सी का डायमेंशन सेम, और बी का तो ऑलरेडी ए के साथ सेम, तो क्या दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी होना चाहिए। अब सोच, एक डायमेंशन वो ही, ए मान लो कि वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी को प्लस माइनस करेगा तो आंसर भी तो वेलोसिटी ही आएगा। मतलब डायमेंशन डी का भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल एग्जांपल है। क्वेश्चन भर भर के आते हैं, अभी बताऊंगा। क्वेश्चन इस प्रिंसिपल का यूज में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या प्रिंसिपल बोलता है। ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है। ओब्वियसली तुम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो ना, या 5 न्यूटन फोर्स को 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से कभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या, नहीं। इसीलिए बोला गया कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है ना, सेम डायमेंशन के क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। खत्म कहानी, इतना ही प्रिंसिपल होमोजेनिटी। देख, तो तुझे मैं एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल सुन, छोटा सा एग्जांपल, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने। सबसे फेमस इक्वेशन ऐसा सुने होगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुने हो ये वाला फॉर्मूला, सब लोग सुने होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा काइनेमेटिक्स में। सोच, इस इक्वेशन में एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डिस्टेंस, है ना। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा L1। अब M0 LT0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे U क्या रिप्रेजेंट करता है, U रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल हो, फाइनल हो, कुछ हो, है तो स्पीड ही। तो U का डायमेंशन हो गया L1t-1, स्पीड का डायमेंशन। मुझे लेकिन यहाँ पे कौन सा टर्म है, UT है, यहाँ पे S है, ठीक है सर। यहाँ पे ए टी स्क्वायर में ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L1t-2, राइट। और टी तो टाइम है, टी तो टाइम है, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्टली t1। अब सोच, एक एक टर्म निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एस इज सिंपली डायमेंशन ऑफ L1 हो गया, डायमेंशन ऑफ u इंटू टी, u इंटू टी का डायमेंशन, ut का डायमेंशन, u का डायमेंशन कितना है
L1 T माइनस 1 और T का डायमेंशन मतलब T1। तो देख क्या T माइनस 1 T1 कैंसल हो गया, ये भी कितना आ गया L1 आ गया। उसके बाद लास्ट में बचा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ तो कुछ है ही नहीं, हाफ तो डायमेंशनलेस है। बचा ए का क्या हुआ था L1 T माइनस 2 और टी स्क्वायर मतलब T1 का 2, तो T माइनस 2 T प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या ये भी L1 आ गया। तो हमें देख के पता चला कि S का डायमेंशन और UT का डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन सेम है। अगर ये सेम हुआ देयरफॉर इट सैटिस्फाइज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पीएच लिख दिया मैंने। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई किया देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर किसी का डायमेंशन सेम है तभी ऐड कर सकता हूं, और अगर ऐड कर रहा हूं मतलब डायमेंशन सेम है। और चेक करो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है कोई इक्वेशन का, देन वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। वेरी वेरी सिंपल, बहुत क्लैरिटी से तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सपोज बोला कि v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी बाई टी, ऐसे दे दिया। दिस इज एन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। उल्टा बात कर रहा हूं अभी मैं। वहां पे बोला था कि चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, अभी बोल रहा है कि ये इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अभी बोल रहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ऑलरेडी है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, डायमेंशन निकालो। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो सारे प्लस वालों का इक्वल होगा, और जो इक्वल होता है उसके साथ भी इक्वल होगा। मैं क्या लिख सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से v का जो डायमेंशन होगा वो ही a का डायमेंशन होना चाहिए, और वो ही हमारा b इंटू टी का डायमेंशन होना चाहिए, और वो ही हमारा c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए, और वो ही हमारा d बाई टी का डायमेंशन होना चाहिए। यही तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये होता तो डायमेंशनली करेक्ट होता, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो भी ये होगा। ये समझने वाली बात है। अब इसको एक एक को चूज कर। अगर ये दोनों को चूज करेगा, सबसे पहले v और a को चूज करेगा, तो v का डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, और v का डायमेंशन ऑलरेडी पता है हमें L1 T माइनस 1। तो क्या डायरेक्टली हमें a का डायमेंशन मिल गया, डायरेक्टली मिल गया। दूसरा, फिर v को किसके साथ इक्वल करो ना, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू टी। v का डायमेंशन L1 T माइनस 1, b का तो हमें पता नहीं है, और एक t है तो ये हो जाएगा T1। तो ये T1 इधर आके T माइनस 1 हो जाएगा, तो b का डायमेंशन हो जाएगा L1 T माइनस 2, b का डायमेंशन हो गया। फिर c का, फिर d का, ऐसे तुम आराम से कर सकते हो। मैं तुम्हें फटाफट भी बता सकता हूँ, जैसे 3 c हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b L1 T माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो L1 T माइनस 3, c का आ जाएगा इस तरह से। और d का, अगर फोर्थ वाला d का निकालना है तो d के लिए क्या हो जाएगा ना, डायमेंशन ऑफ v इंटू टी, ऐसा आएगा क्योंकि t नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ d। इस तरह से एक एक टर्म को इक्वेट कर करके हम लोग सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन बता सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी कहां कहां कैसे कैसे पूछा गया है। आई विल शो यू। समझ में आ गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देख लो, मना कर रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देख लो। नीट 2026
उस टाइम में नीट नहीं था हालांकि, है ना, उस टाइम में नीट नहीं था ये। दिस इज नीट 2026, नीट का क्वेश्चन है ये, नीट 2026 का क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्या बोला है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन बाई ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर। अभी तो करवाया ऐसा क्वेश्चन, अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन, फटाफट सबका आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट, सिंपल। डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करोगे तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी, पहला वाला टर्म, ये पहला वाला टर्म के साथ। अब दूसरे वाला टर्म के लिए ध्यान से सुन, ये जो लिखा है ना v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, सी को मैं किसके साथ प्लस कर रहा हूं, सी को टी के साथ प्लस कर रहा हूं, मतलब डायमेंशन ऑफ सी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ बी बाई टी प्लस सी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ये तीन चीज इसमें से हम लोग इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि सी तो टोटल के साथ ऐड नहीं हुआ है ना, सी जो है वो टी के साथ ऐड हुआ है, तो जिसके साथ ऐड हुआ है उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसीलिए सी का डायमेंशन टी के साथ इक्वल हुआ। लेकिन ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी ए टी के साथ ऐड हो रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी ए टी के साथ इक्वल होगा और ए टी का भी के साथ इक्वल होगा, तो ये होगा। ये तीन चीज हम लोग इसके अंदर से निकाल के आता है। तो देख के हमें पता चल गया, कि देयरफॉर जो डायमेंशन ऑफ ए आएगा वो कितना आ जाएगा, भी बाई टाइम, भी का एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल वन टी माइनस टू, ये आ जाएगा ए का डायमेंशन, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बाई टाइम। और सी का तो टेंशन ही नहीं है, मतलब सी का तो टेंशन ही नहीं है, सी का क्या आ जाएगा डायरेक्टली, टाइम का वन, कोई टेंशन ही नहीं है सी का, राइट। देख के ही पता चल गया आंसर कौन सा होगा, देख के ही पता चल गया सबको, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसका यहाँ पे सी दिया हुआ है टाइम टी पे, इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। सिंपल सी बात है, बिकॉज सी का डायमेंशन तो यही पे है ना टी, बाकी सब में तो कुछ दिया हुआ है, तो ज़्यादा एग्जाम में कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सारा सर्च करो, देख के पता चलेगा कि सी का टी के साथ इक्वल होगा, आंख बंद करके मैं चेक कर दिया, अच्छा ये तो दे रहा है, बस भी हो गया आंसर, फटाफट आंसर भी आ गया, पूरा क्लियर। नीट 2006 का क्वेश्चन है, सबका हो जाना चाहिए, वेरी वेरी इजी। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 नीट में आया था, दिस इज 2005 नीट, मेडिकल का मतलब 2005 नीट में है, ठीक है, ऐसे, ओके। एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम, जो भी है मतलब इक्वेशन दे दिया है हमें, क्या इक्वेशन ना, P बाई डी प्लस भी स्क्वायर बाई टू प्लस जी इंटू एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बोल रहा है कि इस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का डायमेंशन वही होगा जो चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो। सबसे आसान वाला कौन है इसमें से, सबसे आसान वाला कौन है, ये वाला सबसे आसान है, क्योंकि बी स्क्वायर बाई टू, तो बी का होता है एल वन टी माइनस वन, इसका स्क्वायर, नीचे टू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एल टू टी माइनस टू, ये मेरा आंसर है, तुम चेक कर लो कौन सा है, एल टू टी माइनस टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत बहुत आसान, नीट में ऐसे ही आते हैं, एक मिनट में करना होता है क्वेश्चन, तो फटाफट दिमाग लगाओ, आंसर निकालो, क्लियर। अगला क्वेश्चन नीट 1996, थोड़ा पुराना है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लिया था। नीट 1996 देख लो क्या बोल रहा है ना, ये इक्वेशन दिया है P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू थीटा बाई भी। यहां पे P जो है वो प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होता है, M1 L1 T माइनस टू, बाई एरिया का होता है L2, तो याद कर लेना M1 L माइनस वन
टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर का। भी है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन तो पूरी दुनिया को पता है, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, वो होता है L3, राइट। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन, ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन। उसके बाद थीटा जो है वो है टेम्परेचर, थीटा इज टेम्परेचर, वैसे भी उसका जरूरत साइन नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन को देख लो। इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या ये बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ P, एक मिनट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर, बट मुझे तो ए का डायमेंशन चाहिए, तो इधर क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ P के साथ डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर हमें पता है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो गया, M1 L माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L का पावर 6, वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L का पावर 6। इसको सॉल्व कर दो तो M1 6 माइनस वन L5 टी माइनस टू, ये हो जाएगा मेरा डायमेंशन ऑफ ए। अकॉर्डिंगली तुम बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, M1 L5 टी माइनस टू, M1 L5 टी माइनस टू, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी, राइट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा फटाफट करना, तुम्हें आदत डालना है बस, और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे बी का पूछ लिया होता, इन केस, अभी तो पूछा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेट कर देता हूं, है ना। अगर बी का पूछ लिया होता, सपोज डायमेंशन ऑफ बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, डायमेंशन ऑफ बी पूछ लिया होता तो क्या करते, देखो इस साइड पी का जो है इसका वही है, तो क्या लिखते, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू बी इंटू थीटा बाई वॉल्यूम, इसका डायमेंशन। क्यों, पी और ए बाई वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हो तो जो आएगा वो तो पी के साथ ही इक्वल होगा ना, अभी बताया था, ए बी प्लस सी जितनों को भी प्लस करोगे उनका इक्वल होगा, जिसके साथ इक्वल करोगे उसका भी इक्वल होगा। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर कर रहे हो तो P का जितना ए प्लस ए बाई वी स्क्वायर का उतना, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो आएगा वो भी इनके साथ सेम ही है, मतलब इनको मिलाने के बाद तो B इंटू थीटा बाई वी आ रहा। तो मुझे किसका चाहिए, B का चाहिए, तो क्या करोगे इधर प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई थीटा दैट इज टेम्परेचर, दिस इंप्लाइज B का डायमेंशन आ जाएगा प्रेशर, प्रेशर का M1 L माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम, वॉल्यूम का L क्यूब बाई थीटा, थीटा टेम्परेचर का K1। तो सबको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा M1 L2 टी माइनस टू के माइनस वन, दिस इज द आंसर। अगर पूछता कि B का डायमेंशन बताओ, है ना, तो हम लोग ऐसे कर लेते। दीज आर द यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एवरी टाइम भर भर के क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज द रीजन कि यू नीड टू नो एंड नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। ये वाला कल सिखाया था, ये वाला कल सिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में ये सिखाया गया था। क्या बोल रहा है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि P है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है P इज गिवन बाई दिस, ये वाला इक्वेशन गिवन है P इक्वल्स टू दिस, ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा है ना EXP, इसका मतलब होता है कि P इक्वल्स टू P नॉट e टू द पावर माइनस AT स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है वेयर A इज ए कॉन्स्टेंट, A एक कॉन्स्टेंट है एंड T इज द टाइम। यहाँ पे A कोई एक कॉन्स्टेंट है, हमें नहीं पता, और T जो है वो टाइम है, और हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A। A का डायमेंशन हमें पता ना है, और क्या, मैंने कल ही बता दिया था कि जो भी E का पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। देख रहे हो, ये भी नीट 1993 का क्वेश्चन है, उस टाइम में नीट हालांकि नहीं था, उस टाइम में AIPMT बोल के बोला जाता था, बट वाट एवर, AT स्क्वायर यहाँ पे अगर पावर में आ गया तो क्या लिख सकता हूं मैं ना, देयरफॉर A इंटू टी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, A इंटू टी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। अगर A इंटू टी स्क्वायर डायमेंशनलेस हो गया मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, A का डायमेंशन इंटू T2 इक्वल्स टू इधर कुछ नहीं M0
L0 T0, तो देयरफॉर ए का डायमेंशन क्या आएगा, M0 L0 T माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो M0 L0 लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, T माइनस 2, T माइनस 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लॉगरिदम वाला कल बताया था, ये देख और एक एग्जांपल, लॉगरिदम, लॉगरिदम के अंदर क्या दिया है, कोई एक क्वांटिटी है ईटा, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देख रहे हो कल बताया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। उसके बाद लॉग के अंदर जो चीज है, ये पूरा bx प्लस सी, ये जो पूरा लॉग के अंदर चीज है bx प्लस सी, मैं पहले ही बता दिया था, ये पूरा का पूरा जो टर्म होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अगर ये डायमेंशन लेस हुआ मतलब इसके जो दो, इसमें से जो bx है वो भी डायमेंशन लेस होगा और इसमें जो c है वो भी डायमेंशन लेस होगा। मतलब पहला चीज तो पता चल गया कि सी जे डायमेंशनलेस ना, ठीक है सर, तो सी जे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। बी का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, यहां से बी का पता है इधर डायमेंशनलेस है, तो बी का डायमेंशन इधर आ जाएगा एल का पावर -1, क्योंकि इधर एक्स मतलब डिस्टेंस या फिर लेंथ, एक्स मल्टीप्लाइड है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो बी का पावर आएगा -1, तो यहाँ पे वो सेकेंड ऑप्शन में बी आ जाए डायमेंशन ऑफ -1 इन लेंथ, ये भी करेक्ट है। अगर दो करेक्ट हो गए तो तुम्हें तीसरा चेक करना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज मानना चाहिए, क्योंकि या एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इनमें से। अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तेरा ऑलरेडी दो करेक्ट आ गए हैं, तो तुझे तीसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरा वाला चेक करने के लिए तुझे ईटा का डायमेंशन याद होना चाहिए, नहीं तो ईटा का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने कल सिखाया था तुम लोगों को। कल मैंने सिखाया था ईटा का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, है ना। क्या आया था ईटा का डायमेंशन, याद है किसी को, M1 L-1 T-1, ये आया था ईटा का डायमेंशन। और तुम देख सकते हो ये जो लॉग पूरा है ना, ये लॉग पूरा भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो अगर ये पूरा लॉग डायमेंशनलेस हो गया तो मैं क्या ये बोल सकता हूं ना, डायमेंशन ऑफ ईटा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तो बी का तो ऑलरेडी पता है, तो डायमेंशन ऑफ ए कैसे आएगा ना, ईटा इंटू डायमेंशन ऑफ बी। अब इसमें डाल दो ईटा, ईटा हो गया M1 L-1 T-2, बीटा हो गया L-1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो M1 L-2 T-1, दिस और ये T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो ये भी आंसर करेक्ट है, इसीलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। समझ में आ गया। इससे सिंपल क्वेश्चन से जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या है पता होना चाहिए, और उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को यूज करके हम कैसे कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करेंगे वो पता होना चाहिए। और अगर कोई इक्वेशन ऑलरेडी करेक्ट है बोल के तुम्हें गिवन हो जाए तो उसमें से तुम अलग अलग जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसके अंदर उनके डायमेंशन भी तुम्हें निकालने आने चाहिए। तो पहला एप्लीकेशन हमारा खत्म हो गया। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या था ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे कि सीजीएस एमकेएस में अगर देता है ना तो बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से कर दो। बट कभी कभी सीजीएस और एमकेएस में नहीं देता है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। सपोज कोई हमारा नॉर्मल जो यूनिट्स है उसमें सपोज M, L और T है, दिस इज वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। सपोज कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें ML और T है। कोई एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें M डैश नहीं, M1 ऐसे कर देते हैं, कुछ M1 L1 और T1 है। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि ये सपोज एग्जांपल बताता हूं, ये सपोज तुम्हारा SI यूनिट है, मतलब मीटर को किस में रखोगे, केजी में, L को किस में रखोगे, मीटर में, और टाइम को किस में रखोगे, सेकंड में। बट इसमें M1 को रखोगे ग्राम में, इसको रखोगे सेंटीमीटर में, और इसको रखोगे सेकंड में। अगर ये CGS हो गया तो ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है।
सेकेंड सिस्टम। ये तो एसआई और सीजीएस दिया इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं दिया तो कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तुम्हें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि उसका कोई थ्योरी नहीं है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन ही करना है, समझ लो कैसे करना है। क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज 100 जूल। मतलब हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो भी हमें गिवन है, उसमें हमारा वैल्यू क्या है ना, 100 जूल, 100 जूल। अच्छा, डायमेंशन लिखना हमें आता है क्या ना, हाँ सर आता है। कितना ना, 100 इंटू जूल। जूल का डायमेंशन एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2। ठीक है सर, इस साइड का हो गया। सेकेंड सिस्टम, और एक सिस्टम में वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा इफ यूनिट्स ऑफ मास एंड टाइम आर डबल्ड, मास और टाइम को डबल कर दिया गया, एंड लेंथ को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। मतलब सेकेंड में जो मास होगा m1 वो पुराने वाले मास का कितना है, डबल है। समझ रहे हो, बोल रहा है कि और एक यूनिट, और एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया गया, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो मास है ना वो पुराने वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मास का डबल है। मतलब इसके अंदर जो मैं m1 यूज कर रहा हूं उसका वैल्यू कितना है, 2m है, और इसके अंदर जो टाइम यूज करूंगा t1 वो भी कितना है, 2t है, बट इसके अंदर जो लेंथ यूज करूंगा वो क्या है, आधा है। समझ गए क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ गया कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि 100 जूल, दैट इज अ नॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स था तो वैल्यू है 100, डायमेंशन हो गया m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। उसके बाद एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जा रहा है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मास को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। मतलब मेरा पुराना में अगर m था और आगे अगर m1 है तो ये m1 जो है ना वो ट्वाइस ऑफ द पुराना वाला मास है, 2m। इस तरह से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हमें क्या मान लेते हैं ना, लेट द वैल्यू ऑफ 100 जूल इज, लेट द वैल्यू ऑफ 100 जूल इज इक्वल्स टू x, हम x मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देरफोर 100 इंटू ये वाला m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 इक्वल्स टू सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वैल्यू x, यहाँ पे लेकिन m1 का पावर 1, L1 का पावर 2 एंड T1 का पावर -2, राइट। क्योंकि इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M1 T1 L1 है उधर के, जिसका वैल्यू हमें पता है, जिसका वैल्यू हमें पता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अभी इसको सॉल्व करो। दिस इंप्लाइज यहाँ पे 100, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, ठीक है। इधर x, m1 के बदले क्या लिखूंगा, 2m का पावर 1, L1 के बदले क्या लिखूंगा, L/2 का पावर 2, T1 का पावर -2, उसके बदले 2t का पावर -2, ऐसे लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करो, इस साइड तो जैसे तैसे x, देखो 2 इधर से 2 बाहर आया, इधर से 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा, इधर से 2 का पावर -2 बाहर आएगा, और क्या बच जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 बच जाएगा। इधर में क्या है, इधर में 100, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। देख क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया ना, हाँ सर बढ़िया कैंसिल हो गया। और इधर क्या बचा, 100 इक्वल्स टू इधर x, देख इधर 2 का पावर -2 को क्या लिख सकता है ना, 2 1/2 का स्क्वायर, माइनस है तो नीचे लाके उसको भी प्लस कर दे, 2 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4 कितना, 16, 2 से डिवाइड करेगा तो 8, और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 8 इक्वल्स टू x। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 800 जूल। तो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारा जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 800। कितना होगा, 800। सो हम, लेकिन एक मिनट
ये जो 800 जूल नहीं होगा, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई साहब, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 800 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो 800 आया, ये 800 क्या है? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये 800 जो आया, 800 इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट वो जो ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस तो जूल में दिया है, तो 100 जूल का वैल्यू जूल में ही कैलकुलेट करना होगा, तो 100 ही तो रहेगा। आंसर तो 100 जूल है, बट मेरा अगर यहाँ पे जूल नहीं दिया होता ना, अगर यहाँ पे जूल नहीं दिया होता तो मेरा आंसर कितना होता? 800, बिकॉज 800 इज द वैल्यू इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर जूल में लिखूं तो 100 जूल ही तो है उसका वैल्यू, तो इसका आंसर 100 जूल है। बट इफ ओनली वैल्यू वाज गिवन, इफ ओनली वैल्यूज वे आर गिवन, इफ ओनली वैल्यूज वे आर गिवन, तो इसका आंसर कितना होता? इसका आंसर होता 800 जूल। कैसे करेंगे ये तुम्हारे सामने है, कैसे करेंगे ये तुम्हारे सामने है। मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। समझ में आया मैं आंसर 100 जूल क्यों टिक किया? क्योंकि वो पूछ रहा है कि 100 जूल का वैल्यू कितना है जूल में ही। 100 जूल का वैल्यू 100 जूल है, 100 जूल का वैल्यू कितना है? 100 जूल ही है। बट अगर पूछता कि नया सिस्टम ऑफ यूनिट से उसका वैल्यू कितना है ना, नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उसका वैल्यू कितना होगा? 800 होगा, जो कि एक्स का वैल्यू है। अच्छे से समझो क्या कर रहा हूं मैं। इधर ले लिया, इधर जो भी मास दिया उसका वैल्यूज लिख दिया, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। उसके बाद थोड़ा कम समझ में आया, वन मोर एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सबको। वन मोर एग्जाम्पल करेंगे, करते हैं और एक एग्जाम्पल। क्या बोला? इफ द यूनिट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, मतलब अगर यहां पे फास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखो, फास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहां पे मास को m लिखते हैं और वेलोसिटी को v लिखते हैं। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास को m1 लिखते हैं, बट आर इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। समझ रहे हो? इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स मतलब क्या है समझते हो? 2 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब m1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 इंटू एम। कितना? 2 इंटू एम। ठीक है, अच्छा। और जो टाइम वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी इज v1, वो भी कितना है ना? 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स है कि नहीं? चलो सॉरी, 2 टाइम्स भी लिखना चाहिए। तो यहां पे जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे जो मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? यहां पे मोमेंटम आएगा 2 मास इंटू 2 वेलोसिटी, दैट इज 4 टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी, तो दैट इज 4 टाइम इनिशियल मोमेंटम। इसको P इनिशियल लिख देते हैं, P इनिशियल इज m इंटू v, तो मोमेंटम इसको P फाइनल लिख देते हैं। P फाइनल इज 4 इंटू इनिशियल मोमेंटम। तो कितना? 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया मतलब कितना परसेंट? 400%। तो इसका आंसर है ए, 400%, है ना? इसका आंसर कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 400%। इट इज इंक्रीज बाई 400%, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 400%। सिंपल सी बात है, 4 टाइम्स का मतलब है 400%। ठीक, सिंपल सी बात है। और इस तरह के बाकी नॉर्मल जो एसआई से सीजीएस, जैसे मैंने न्यूटन से डाइन सिखाया था, जूल से ऑर्ग करना सिखाया था, वो सारे सिंपल हैं। जब बोल दे कि मास को इतना टाइम कर दिया, लेंथ को इतना टाइम कर दिया, टाइम को कुछ और कर दिया, तब तुम्हें ऐसे करने पड़ेंगे जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया, है ना? ऐसे ही करने पड़ेंगे जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया, तभी जाके तुम्हारा आंसर सही आएगा। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए यूनिट कन्वर्जन के अंदर। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं।
क्लियर है पूरा? ये तो उससे बहुत ज्यादा आसान था, बिकॉज डायरेक्टली मास और वेलोसिटी दे दिया था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा वाला एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, वो है कि हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। मतलब हमें कोई एक क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हमें पता देगा, और उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उसमें से एक फॉर्मूला निकालेंगे। अब मैं बोलूँगा तो तुम्हें ऐसे तो कभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्या किया हूँ ना, एनसीईआरटी का तुम्हारा एग्जाम्पल एक लिया हूँ। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.17 चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 17। इस एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कौन सा एप्लीकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को साथ साथ में करते रहेंगे ताकि हमारा सब कुछ पैरेलली चले, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना। हम नॉर्मल चीज़ें भी समझ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो भी समझ जाएंगे, और एंट्रेंस में कैसे कैसा क्वेश्चन आए वो तो समझ ही रहे हैं पहले दिन से, वो तो पहले ही दिन से समझ रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलो उस हिसाब से देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है देखो ना, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। ये क्या होता है सिंपल पेंडुलम, बात की बात है। हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, एक्चुअली में सिंपल पेंडुलम मतलब ऐसा होता है, एक ऐसे छोटा सा रस्सी होता है, उसके नीचे एक बॉब लगा रहता है, ये स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग होता है, रस्सी मतलब स्ट्रिंग, पतला वाला स्ट्रिंग, और नीचे एक मास लगा रहता है बॉल, जिसको बॉब बोला जाता है, BOB, बॉब बोला जाता है। क्या है क्या नहीं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी है ना। अगर इस सिंपल पेंडुलम को छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे करेगा, टिक 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 टिक, पेंडुलम जैसा ना, ऐसे 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 करता है वो। तो अगर ऐसे ऐसे करता है तो कंप्लीटली एक बार जाके आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो बोल दिया कि द टाइम पीरियड दैट अंडर द ग्रेविटी, सपोज देखो यह बोला है, द पीरियड ऑफ ओसिलेशन, द पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बताओ उसका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन, है ना। तो क्या करो, जो क्वांटिटी बोल रहा है, कौन सा क्वांटिटी ना, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का डिपेंडेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड को हम लोग लिख देंगे T, टाइम पीरियड को क्या लिख देंगे हम लोग, T, ठीक है सर। ये किस किस बात पे डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है मतलब प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये तो नहीं बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो नहीं बोला है। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये लेंथ का पावर कुछ x पे डिपेंड कर रहा है सपोज, और मास का पावर कुछ y पे डिपेंड कर रहा है सपोज, एंड G का पावर कुछ z पे डिपेंड कर रहा है सपोज। हमें नहीं पता कि कैसा डिपेंड कर रहा होगा, बड़ा मान लिया कि लेंथ का पावर x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 1/, हो सकता है, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे बात पे डिपेंड कर सकता है। तो मैं बोला कि अच्छा, इसका मतलब मैं इसको ऐसे कंबाइन अगर कर दूं तो T विल बी प्रोपोर्शनल टू L का पावर x, M का पावर y एंड G का पावर z, ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मुझे इक्वल करना है, मैं कर सकता हूं। क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k, यह आ जाएगा L का पावर x, M का पावर y और G का पावर z। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो k हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई डायमेंशन उसका नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है तो वो फॉर्मूला हमसे नहीं बनेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में कि डायमेंशन एनालिसिस का क्या डीमेरिट है ना। ऐसा हमको दिखाई देने लग गया। अच्छा, T इक्वल्स टू K इंटू L का पावर x, M का पावर y, G का पावर z, ठीक है सर। अब XYZ क्या है ना, अब हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है ना, अगर दो चीज इक्वल है तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो बोलता है कि अगर दो चीज इक्वल है, जैसे कि इस साइड में T है और इस साइड में पूरा टर्म है, ये दोनों इक्वल है तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। तो इस साइड क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ K इंटू L का पावर x, M का पावर y एंड G का पावर z। अब एक एक को लिखते हैं हम लोग, इधर तो T है तो T1 ही आएगा, टाइम तो टाइम ही होता है ना। K का तो कोई डायमेंशन नहीं, हट गया। L का मतलब L और उसका पावर x, M और M का पावर y, G क्या है, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 t-2 और उसका पावर कितना लिखना है, z लिखना है। तो देखो क्या बचा इधर, इधर m का तो कोई पावर नहीं है, मतलब m का पावर 0 है, l का कोई पावर नहीं तो l का पावर 0 है, t का पावर 1 है। इस साइड में m का पावर कितना है, y है। l का पावर देखो इधर x और इधर 1 और फिर z, 1 इंटू z हो गया, तो l का पावर x प्लस z हो गया और t का पावर -2z हो गया, डायरेक्ट। अब अगर हम लोग एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इधर है y, इधर है 0, तो y इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस जेड भी ऑल्सो इक्वल टू 0, फिर -2z, t का पावर इक्वल्स टू इधर है 1। तो दिस इंप्लाइज क्या, यहाँ से डायरेक्टली z इक्वल्स टू -1/2, डायरेक्टली z का वैल्यू मिल गया। z का वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, x -1/2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2, x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या अभी सबका वैल्यू मिल गया मुझे, x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी और z का वैल्यू। तो मैं क्या बोलूँगा ना, देयरफॉर अभी जो मेरा टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी k इंटू m का पावर 0, l का पावर कितना है देख लो, हम लोग सॉरी फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूला में क्या था देख लो, फॉर्मूला ये था k इंटू एल का पावर x, m का पावर y, g का पावर z, x का वैल्यू आ गया +1/2, z का वैल्यू आ गया -1/2, तो ये हो जाएगा k इंटू एल का पावर +1/2, m का पावर 0 और g का पावर -1/2 जो कि z था। अभी अगर किसी का पावर 1/2 है तो हम उसको रूट ओवर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा k l का पावर हाफ बाई g का पावर हाफ, नीचे ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो k रूट ओवर ऑफ l बाई जी, ये आया हमारा t का फॉर्मूला, k इंटू रूट ओवर ऑफ l बाई जी। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ऐसा कहाँ से आया है। एक्सपेरिमेंटली देखा कि k का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 पाई, k का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बाद में पता चलेगा ऐसा क्यों 2 पाई आया जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देयरफॉर t का जो फॉर्मूला आया वो कितना आ गया, 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कैसे निकाले, बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पावर लिख लो उनका, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर इक्वल होंगे तो उसको इक्वेट करो, पावर को कंपेयर करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, फिर फॉर्मूले में डालो, फिर वो जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। ये याद इसीलिए रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो k का वैल्यू 2 पाई याद रखना ही पड़ेगा। और जब चैप्टर में हम लोगों का ये चैप्टर सिंपल पेंडुलम वाला चैप्टर एक आएगा, ऑसिलेशन चैप्टर बोल के, उसके अंदर ये फॉर्मूला वैसे ही आएगा, तो तुम्हें वैसे ही पता होगा कि ये 2 पाई होता है बोल के, है ना। बट दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन सॉल्व और हाउ वी कैन डिड्यूस ए रिलेशन इफ द कंडीशंस आर गिवन टू अस, यहाँ पे जैसे गिवन था। क्लियर है पूरा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने करवा दिया हूं। तो जो भी हम लोग पढ़े इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पिछले साल जेईई और नीट में पूछे गए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। नीट 2015 का क्वेश्चन है ये, नीट 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अब क्रिटिकल पे ध्यान मत देना, ध्यान देना वेलोसिटी पे। अब ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज इटा, रो एंड आर। इटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखना याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला यूज करेगा, कौन सा फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 6 पाई इटा आर भी, जिसको याद नहीं है ऐसे ही करना। फोर्स का लिख देना इधर m1 L1 t-2 और इधर r और v को ले आना, r हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L1 t-1।
इसको सॉल्व करोगे तो m1 L-1 T-1 आएगा ईटा का। तो ईटा का डायमेंशन डायरेक्टली लिख दो, m1 L-1 T-1। ईटा का डायमेंशन हो गया। डेंसिटी, रो क्या है हमारा, डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास का होगा m1 और वॉल्यूम ऊपर जाके L-3 T का पावर 0। डेंसिटी का डायमेंशन मिल गया। R क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। R इज रेडियस, रेडियस का मतलब डायरेक्टली L1। ये 3 डायमेंशन तुम्हें अगर पता है तब फटाक से कर देगा। अब क्या वो बोल रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है VC वो कुछ ईटा का पावर x पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी का पावर y पे और r का पावर z पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इधर इसका जो डायमेंशन होगा क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, L1 T-1 हो जाएगा। फिर इधर ईटा, ईटा का पावर x मतलब m का पावर हो जाएगा x, l का पावर हो जाएगा -x, t का पावर हो जाएगा -x। ईटा के बदले, ईटा के बदले लिख दिया। रो का पावर y मतलब m का पावर हो जाएगा y, l का पावर हो जाएगा -3y, t का पावर तो है ही नहीं, 0 है। और इसके साथ आएगा r का पावर z मतलब डायरेक्टली l का पावर z। सिंपल। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो इधर m का पावर कितना आएगा, m का पावर आ जाएगा x प्लस y बस। l का पावर क्या आएगा, -x -3y प्लस z, l का पावर। फिर t का पावर क्या आएगा, इधर -x और कहीं पे कुछ नहीं है, -x इक्वल्स टू इस साइड आएगा हमारा L1 T-1। अब फिर से पावर को कंपेयर करो, कंपेयर द पावर्स, कंपेयर दी पावर्स, पावर को कंपेयर करो। क्या हो जाएगा, एल एम का तो कुछ ही नहीं है मतलब x प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल का पावर इधर में कितना है, -x -3y प्लस z, ये एल का पावर है और इधर एल का पावर है 1, तो ये 1 के साथ इक्वल हो गया। उधर t का पावर है -x और इधर t का पावर है -1, तो क्या इसमें से डायरेक्टली पहले x इक्वल्स टू 1 मिल गया, x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1। फिर इसमें पुट कर दोगे, x प्लस वाई में अगर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। फिर x और y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो z का वैल्यू भी आ जाएगा। तो तुम खुद देख लो, x हो गया 1, y हो गया -1, x हो गया 1, y हो गया -1। ऐसा वाला ऑप्शन तो एक ही है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ऐसा वाला एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मुझे z का वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट सिंपल सा है, बट डायमेंशंस याद होने चाहिए। या तो 2 साल, आज तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, बट तुम जब एंट्रेंस देने जाओगे तो तुम्हें तो फॉर्मूला पता नहीं होगा ना, तो तुम्हें विथ टाइम वो फॉर्मूलेस भी याद कर लेना पड़ेगा, ताकि अब वो याद हो जाता है, वो सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। इतना बार आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तुम्हें उसका फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। डेंसिटी तो वैसे भी छोटा सा है। ये हो गया हमारा नीट 2015 का क्वेश्चन और उसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीट 2016, नीट 2016 का क्वेश्चन है। तुम देख सकते हो हर साल ऑलमोस्ट नीट में एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है 2016 में भी आया है, 2015 में भी आया था, आगे देखना 17-18 में भी आया होगा, पता चलेगा तुम्हें धीरे धीरे। इसीलिए समझ जाओ कि इसको तुम्हें एक क्वेश्चन तो कंफर्म कर लोगे कि हाँ भाई साहब मेरा तो एक ये वाला मतलब मेरे से छूटेगा ही नहीं। क्या बोल रहे हैं ना, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट एंड g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब इनमें से कौन सा वाला लेंथ का डायमेंशन देगा, है ना। मतलब हमें बेसिकली लेंथ का चाहिए, बोला जाएगा तो हमें लेंथ चाहिए। जो लेंथ की किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, देख लो, h का पावर x पे डिपेंड कर रहा है सपोज, c का पावर y पे डिपेंड कर रहा है और g का पावर z पे डिपेंड कर रहा है। अभी तुम्हें h, c और g का डायमेंशन पता होना चाहिए, पहले वो लिख लेते हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन याद करो, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी किया था मैंने, इसको क्या किया था, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी करके किया था। एनर्जी का m1 L2 T-2
बाई फ्रीक्वेंसी का t-1, तो ये आ जाएगा m1 L2 t-1, ये हो जाएगा h का डायमेंशन। उसी तरह g का भी, c मतलब स्पीड हो गया, स्पीड, तो स्पीड का सिंपली L1 t-1, कोई टेंशन नहीं। और g का क्या हो जाता है, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ऐसा वाला फॉर्मूला से आता है ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का लिख दोगे m1 L2 t-2, आर स्क्वायर मतलब L2 बाई m1 m2 मतलब m2, तो ये इससे तुम्हें मिल जाएगा m-1 L4 t-2। नहीं मैं गलत कर दिया, m1 L1 होता है, फोर्स इज m1 L1 t-2, तो ये L3 हो जाएगा, L का पावर हो जाएगा 3 t-2। ये g का डायमेंशन मिल गया। अब अगर सबका डायमेंशन मिल गया है तो सही बात है, डायरेक्टली इधर लिखेंगे लेंथ, डायरेक्टली लिखेंगे लेंथ L इक्वल्स टू, लेंथ है ना, इक्वल्स टू इन सबका डायमेंशन, एक एक का लिखो, h का पावर x, तो इसका पावर x कर दोगे तो क्या बन जाएगा, m का पावर x, l का पावर 2x, t का पावर -2x, सॉरी -x, -1 है उसका पावर x, तो -x। ये फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, c का पावर y मतलब l का पावर y, t का पावर -y, फिर और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, g का पावर z, g का पावर z, z मतलब m का पावर -z, l का पावर 3z, t का पावर -2z। अब इसको पूरा सॉल्व करो तो m का टोटल पावर कितना आएगा, इधर x इधर -z, x -z आ जाएगा, l का पावर कितना आ जाएगा, इधर 2x इधर y और इधर 3z, तो 2x प्लस y प्लस 3z l का पावर, फिर t का पावर -x -2z, सॉरी -x -y और -2z, ये t का पावर, राइट। अब इनको इधर तो है हमारा L1, बाकी तो सब जीरो है, m का भी जीरो है और t का भी जीरो है। फिर से पावर को कंपेयर करो, फिर से कंपेयर दी पावर्स, कंपेयर दी पावर्स, पावर को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, x -z का वैल्यू जीरो मिलेगा, 2x प्लस y प्लस 3z, इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और -x -y -2z, इसका वैल्यू 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके x का वैल्यू, y का वैल्यू एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कैसे सॉल्व करना है, फटाफट मैं बता रहा हूं। x -z जो है इसमें से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू z आ जाएगा, पहली बात, x इक्वल टू z, इसमें पुट कर दो, इसमें अगर पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा -z -y -2z, ऐसे बन जाएगा, x के बदले z पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो -3z इक्वल टू y, ये एक रिलेशन मिल गया। अब इसको और इसको पुट करो इक्वेशन 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 ऑफ z प्लस y के बदले -3z प्लस 3z इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, 3z -3z कट गया, 2z का वैल्यू आया 1, तो z का वैल्यू आ गया 1/2, z का वैल्यू 1/2 आ गया, तो x इक्वल टू तो z है, तो x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1/2, और y इक्वल टू -3z है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -3z मतलब -3/2। सबका वैल्यू आ गया, x का, y का, z का। अगर x y z का वैल्यू आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम फॉर्मूला किसका पावर x लिखे थे, हम फॉर्मूला में किसका पावर x लिखे थे, हम लिखे थे h का पावर x, c का पावर y और g का पावर z, है ना। तो देयरफॉर द फॉर्मूला L इक्वल्स टू h का पावर x मतलब h का पावर 1/2, c का पावर y मतलब c का पावर -3/2 और z का पावर 1/2 मतलब g का पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा, h और g तो रूट ओवर रहेंगे, तो ऊपर रहेगा रूट ओवर ऑफ h इंटू जी और नीचे रहेगा रूट ओवर ऑफ सी क्यू, तो आंसर होगा रूट ओवर ऑफ एच जी बाई सी क्यू,
एच जी बाई सी क्यू, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, √h/g/c³। एक ही बात है, नीचे 3/2 दे दिया है, नीचे 3/2 दे दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, नीट में आया हुआ सवाल है। मैं तो बोलता हूं कभी कभी लाइक ये रियल प्रोसीजर है जो मैंने बताया, बट टाइम बचाने के लिए ना तुम कभी कभी ऑप्शन से भी चेक कर लिया करो। दिस इज अनदर सजेशन, है ना, ये अनदर सजेशन है जो कि तुम्हें एंट्रेंस में दिमाग लगाना है कि क्या यहाँ पे तुम्हें एच का पता है, देख रहे हो एच का तुम्हें पता है m1 l2 t-1, जी का तुम्हें पता है एल ये वाला m-1 l3 t-2, और सी का इसी हिसाब से देख लो कि कितना आना चाहिए, सी है कि नहीं। तो तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, बट मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे सामने, दिस इज द रियल प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर से आंसर हमेशा करेक्ट आता है, लेकिन इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया सबको? तो ऐसे ही करना है, गलत कभी नहीं होंगे। बाकी टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली, 4 नंबर मिलेंगे हमें, पक्का मिलेंगे 4 नंबर, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, है ना। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2017, अब देख रहे हो हर साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीट 2017 क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे दिया है सब, ये CG² ये सब दिया है, क्या बोल रहा है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब इनमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ लेंथ को डिनोट करता है वो तुम्हें बताना है। इनमें से कौन सा वाला डायमेंशन ऑफ लेंथ को डिनोट करता है वो हमें बताना है। देखो उसके लिए ना मैं तुम्हें शॉर्टकट थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम बताया था, फोर्स होता है ऐसे 1/4πε0 Q1 Q2/r², ऐसे होता है। यहाँ पे ई रख दो तो ऐसा भी दिख सकता है, ये E²/4πε0r², ऐसा फोर्स दिख सकता है। क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे हर जगह में E²/4πε0 E²/4πε0 दिख रहा है कि नहीं, हर जगह में। तो मैं बोला मैं इतना बड़ा क्यों ε0 का क्यों याद करूं, मैं डायरेक्टली इसको E²/4πε0 को मैं डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दूंगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसको, नहा सर लिख सकते हैं। सिमिलरली जो जी है, जो जी है ना, जी को मैं क्या लिख सकता हूं, जी को फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। क्यों, फोर्स इक्वल टू G m1m2/r²। तो मैं जी के बदले ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देख रहे हो, क्योंकि जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये सब कुटुक कुटुक कैंसिल हो जाएंगे, F इंटू r², F इंटू r² दोनों जगह कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं जैसे देखो क्या करना चाहिए बोल के, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया मुझे, चलो मतलब कि मैं इस वाले टर्म के बदले लिख दूंगा फोर्स इंटू r², इस वाले टर्म के बदले लिख दूंगा जी के बदले लिख दूंगा फोर्स इंटू r²/m²। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा चीज जो है, और c तो स्पीड ऑफ लाइट है, c तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम ये है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। देखो अब इनमें से कौन सा टर्म, इससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे क्या करोगे तो वो लेंथ का डायमेंशन दे देगा मुझे, ये पता करना है। किसका डायमेंशन दे देगा मुझे, लेंथ का डायमेंशन दे देगा, ये मुझे पता करना है। अब देख के बताओ खुद। देखो मतलब हर कोई चीज ना हमेशा एंट्रेंस में प्रोसीजर से सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। तुम देखो यहाँ पे तुम्हें दो ही टाइप के चीजें दिख रहा है, या तो जी और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो जी और ये वाला टर्म डिवाइड हो रहा है। तो अगर जी और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, माने जी को मल्टीप्लाई कर दोगे E²/4πε0 में, तो देखो जी हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर, ये जी हो गया, इंटू वो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। और अगर ये आ जाएगा मेरा फोर्स का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का पावर 4 बाई मास का स्क्वायर। सॉल्व करो, फोर्स का स्क्वायर मतलब m2 l2 t-4 इंटू डिस्टेंस का 4 मतलब l⁴ बाई मास का स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर, ऐसे। तो मास का स्क्वायर कैंसिल हो गया, L2 और 4 मिलके L6 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा L6 t⁻⁻4। और इसका अगर पावर हाफ कर दोगे तो बन जाएगा L3 और t का पावर -2, ऐसे बन जाएगा। अगर इसके साथ, इस टर्म के साथ मैं
डिवाइड कर दूं नीचे L2T-2 से डिवाइड कर देता हूं, तब तो जाके ये कैंसिल होके लेंथ देगा। मतलब 1/c² से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर मल्टीप्लाई का रूट ओवर लेना पड़ेगा। तो आंसर डी करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है। मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मिला मुझे, और इसको मुझे लेंथ बनाने के लिए नीचे c² डिवाइड करना पड़ेगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो इस तरह हर साल नीट में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन नीट में जब दिखेगा, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देख के डरने नहीं है। उसके अंदर जो भी चीजें दिया होगा वो सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको बताया गया है हर कोई चीज, है ना। उसके बाद और एक आसान नीट 2014 देख रहे हो, 14, 15, 16, 17, 18 हर साल आया है इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। मतलब कि इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। नीट 2014, है ना। क्या बोला है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। मतलब अगर मैं मास को लिखना चाहता हूं, वो कहता है कि अगर मैं मास को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ फोर्स का पावर x, वेलोसिटी का पावर y एंड टाइम का पावर z, अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा। कुछ नहीं, इधर m का पावर 1 लिख देंगे, l का पावर 0, t का पावर 0, इस साइड फोर्स का पावर x। तो फोर्स का पावर x मतलब फोर्स का डायमेंशन होता है m L1 T-2। ये हो गया इस साइड का फोर्स के लिए। वेलोसिटी l का पावर y, t का पावर -y, टाइम t का पावर z। अब इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो m का पावर तो x ही दिखाई देगा, l का पावर क्या दिखाई देगा, x दिखाई देगा प्लस y दिखाई देगा, t का पावर -2x -y प्लस z ऐसे दिखाई देगा। फिर इनको कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करने पर x का वैल्यू आ जाएगा 1, x प्लस y का वैल्यू आ जाएगा 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -y, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू आ जाएगा -1। फिर z, इसमें पुट कर दो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पुट करोगे तो 2 y का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस +1 प्लस z, है ना, इक्वल टू 0। तो पुट कर दो, z का वैल्यू आ जाएगा 1 - 2 इज -1 1, तो z का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 एंड x का वैल्यू 1। तो f का पावर 1, v का पावर -1, t का पावर 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सिंपल बात है, थोड़ा सा करना आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात ही नहीं। उसके बाद हम लोग करेंगे एक जेई एडवांस का क्वेश्चन, जो कि जेई एडवांस 2015 में पूछा था। जेई एडवांस क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि कुछ अलग चीज नहीं होता है जेई एडवांस बोल के। जेई एडवांस में क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है, करना हमें यही रहेगा जो भी हम लोग सीखे हैं, है ना। देखते हैं कैसे कैसे। क्या बोला है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ एंड ए यूनिट ऑफ मास। दोनों बनाना है, मतलब दोनों बनाना है हमें। क्या क्या बनाना है, लेंथ बनाना है हम लोगों को, लेंथ और मास दोनों बनाना है। किससे किससे, h का पावर x, c का पावर y एंड g का पावर z, इसको यूज करके एक बार लेंथ बनाएंगे और एक बार मास बनाएंगे। दोनों बोल रहा है क्यों, हो सकता है इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इनमें से बहुत ऑप्शन करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट है ये। जेई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसमें से 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो जेई एडवांस का खास बात ये है कि तुम्हें ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। इसको भी h का पावर कुछ और लिख देते हैं, x नहीं लिखते हैं, ABCD ऐसे कुछ लिख देते हैं, a, c का पावर b एंड g का पावर c, मतलब ABCD PQR लिख दो, PQR लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू तो निकालना है, PQ और R। अब जो भी कर दें हम, इस साइड का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, लिखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का आया था हमारा अभी एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी करके, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी मतलब आया था m1 L2 एक नीचे होगा, m1 L2 और T-2 नीचे और एक -1 होगा, जो कि ऊपर जाके क्या कर देगा, t का पावर -1। ये h का डायमेंशन हो गया। अभी निकाले थे स्पीड ऑफ लाइट, c का डायमेंशन वैसे भी पता है, L1 T-1। ग्रेविटी g का डायमेंशन अभी बताया था मैंने, क्या आया था
फोर्स m1 L1 T-2 फोर्स का इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m-1 L3 T-2। ये डायमेंशन ऑफ g हो गया। सबका डायमेंशन पता है, डाल दो इधर में तो क्या दिखेगा देखो, m का पावर x मतलब m का पावर x, l का पावर 2x एंड t का पावर -x, उसके साथ c का पावर y, c का मतलब l का पावर y, t का पावर -y, g का पावर z मतलब m का पावर -z, l का पावर 3z एंड t का पावर -2z। सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व भी तो किए थे हम लोग, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस साइड लेंथ रखेंगे, एक बार मास रखेंगे, जो भी रखें ये एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा इधर भी और इधर भी। तो देख लो क्या आ जाएगा, m का पावर x -z, l का पावर 2x + y + 3z, उसके बाद t का पावर -x -y -2z, और इधर l का पावर 1। सबके साथ कंपेयर करोगे तो x -z = 0 आएगा। इसको अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, इसको थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए थे, है ना, सेम टू सेम। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे सॉल्व किए थे। ये यहाँ पे सॉल्व किए थे। लेंथ का डायमेंशन कैसा आएगा, लेंथ का डायमेंशन उस बात पे सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली वैल्यू आ गया था, कितना आ गया था देख लेते हैं, -1/2 1/2 -3/2, ये आ गया था डायरेक्ट, है ना। x तो हमारा पहला आंसर तो पता चल गया, z का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 मतलब जब लेंथ के बात करें z का वैल्यू 1/2 आएगा। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। z का वैल्यू 1/2 आया, x का वैल्यू भी 1/2 आया, और y का वैल्यू -3/2 आया था, है ना, इसीलिए नीचे वो 3/2 होकर चला गया। तो देख लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या लेंथ h का पावर हाफ, h का पावर हाफ, h का पावर हाफ मतलब रूट। तो लेंथ जो है वो हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है, c तो करेक्ट है ही। रूट लेंथ क्या g का भी √ओवर पे डिपेंड कर रहा है ना, ये सर, क्योंकि g का पावर है z और g का पावर भी है, z का पावर वैल्यू भी 1/2 है, तो g का पावर मतलब √g पे भी डिपेंड कर रहा है। तो l प्रोपोर्शनल टू √g ऑल्सो। दो ऑप्शन हो गए। अब उसी तरह तुम मास को सॉल्व कर, PQR का वैल्यू आएगा, है कि नहीं, इसी तरह आएंगे। और ये यहाँ पे x -z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, उसको सॉल्व करना, फिर अकॉर्डिंगली बाकी के तुम्हें दो ऑप्शन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है वो तुम्हें पता करना है खुद से। मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं बता दिया कैसे करना है। तो तुम देख लिए ना कि जेईई एडवांस में कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, वो ही क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा टफ बना देते हैं। जैसे कि तुम्हें अभी 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, बाकी करना तो वही है जो अभी तक कर रहे थे, है ना, जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। क्लियर। ये था 2015 जेईई एडवांस का क्वेश्चन। ये एक नीट का सिंपल क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हो गया जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। सेम टू सेम हमें लेंथ डिपेंड करता है, लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है बोल रहा है, वही एप्सिलॉन, परमिटिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये सब बातें दिया हुआ है, चार्ज वार्ज ये सब। तो करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज, कौन सा वाला एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। यहां पे भी तुम दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगाते हो मैं बताता हूं ना। ये जो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन होगा ना, इसको मैं डायरेक्टली फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकता हूं, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर होगा ना, उसको मैं डायरेक्टली एनर्जी लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, और टी तो टेम्परेचर तो दिया हुआ है, छोड़ दो। बाकी रहा क्या मेरा एन है मेरा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब नीचे आएगा L3, तो ये जाके L का पावर -3 हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुझे इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। अब चेक कर ले तू खुद, अब खुद चेक कर लो कि कौन सा वाला लेंथ के साथ मैच हो रहा है। खुद चेक कर सकते हो तुम। अब यहाँ से
इसके अंदर से खुद चेक कर सकते हो ये साला दिमाग लगा के। अगर तुम्हें एक एक का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे ना तो टाइम तो बहुत लगेगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए, हो सकता है तेरा टाइम वेस्ट भी हो जाए। तो थोड़ा हमेशा इस छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना, है ना। जैसे क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जहाँ भी मुझे दिखेगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन ऊपर नीचे है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी क्यू, हर जगह क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन दिख रहे होगे। तो हर जगह क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन के बदले फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दो। और हर जगह में के बी इंटू टी है, देख यहाँ पे भी के बी इंटू टी, यहाँ पे भी के बी इंटू टी, वहाँ पे भी के बी इंटू टी। तो उसके बदले के बी इंटू टी के बदले क्या लिख देगा, एनर्जी का डायमेंशन लिख देगा डायरेक्टली। मैं एक चेक करके बता देता हूँ, एक को चेक करके बता देता हूँ, है ना, फास्ट को चेक करके मैं बता देता हूँ। देख एन के बदले डायरेक्टली लिख दूंगा एल टू द पावर -3। उसके बाद ये क्यू स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट के बदले लिख दूंगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स मतलब m1 L1 T-2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L2 ये भी लिख दिया। डिवाइडेड बाई KT मतलब डिवाइडेड बाई एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T-2 डायरेक्ट कर दिया। और इसका रूट ओवर है, मतलब इसका पावर मुझे अल्टीमेटली हाफ करना है। देख लो m1 कैंसल, L2 कैंसल, T-2 कैंसल। क्या बचा, इधर L का पावर बचा -3 और इधर बचा 1 -3 इज -2, L का पावर -2, उसका पावर हाफ, तो ये तो L का पावर -1 आएगा ना। तो ऑप्शन 1 तो है ही नहीं, ऑप्शन 1 है ही नहीं, रॉन्ग, ऑप्शन 1 है ही नहीं, है कि नहीं, ऑप्शन 1 है ही नहीं ये। फिर उसी तरह दूसरा वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बी भी चेक करो, जाके बी चेक करोगे तो देखो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नीचे आ गया, मतलब नीचे लिख दोगे। बी वाला भी मैं चेक कर देता हूं तुम्हारे लिए। बी चेक करो, बी में देखो पहले क्या है, एप्सिलॉन बाई क्यू स्क्वायर है, मतलब नीचे लिखना पड़ेगा मुझे फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब m1 L2 T-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2 लिख दिया। क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन के बदले ऊपर KB2 मतलब ऊपर एनर्जी का लिखूंगा m1 L2 T-2 एनर्जी का लिख दिया। और n नीचे है, n नीचे है तो नीचे L का पावर -3 लिख दो और इसका पावर हाफ कर दो क्योंकि रूट ओवर बोला है। अब सोच देख फिर से, m1 कैंसल, L2 कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, हाँ गड़बड़ हुआ है, ये L1 होगा, L2 कैंसल, फिर T-2 कैंसल, 1 -3 इज L टू द पावर -2, उसका पावर हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, L2 का पावर हाफ, ये आ जाएगा L। तो बी हो गया मेरा आंसर, बी हो गया मेरा आंसर, फटाफट पता चल गया मुझे। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा तभी जाके तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल मेथड में तुम एप्सिलॉन का डालोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डालोगे, टेम्परेचर का डालोगे, चार्ज का स्क्वायर का डालोगे, तो दैट विल बी ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। गड़बड़ नहीं होगा कुछ, बट इतने सारे तुझे याद भी होने चाहिए, इतने सारे तुझे सॉल्व भी करना आना चाहिए, ये सब मतलब पंगा होगा थोड़ा थोड़ा, इसीलिए ऐसे शॉर्टकट्स तुम यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर सी को चेक करोगे तो सी में देखो क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो ऊपर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो m1 L1 T-2 इंटू L2, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट के बदले नीचे n का पावर 2/3 है, n का पावर 2/3 मतलब n का पावर 2/3 मतलब L का पावर -3 उसका पावर 3/2 इंटू KT मतलब एनर्जी, एनर्जी का m1 L2 T-2 और इसका पूरा पावर मैं हाफ लिख दूंगा क्योंकि रूट ओवर। अब चेक करो एक एक का, m1 हो गया, L2 T-2 तो ये हो गया, ऊपर तो L1 है ही, नीचे -3 इंटू 3/2, -3 तो L का पावर -9/2 होगा नीचे, इसका पावर हाफ करोगे, ये कहां से L आएगा, L का पावर 1 + 9/2 होगा, 11/2 होगा, 11/4 होगा, ऐसा कुछ आएगा गंदा वाला, जो कि आंसर है ही नहीं। डी को भी वैसे ही करना, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का पहले ऊपर डाल देना, नीचे n का पावर 1/3 करना और ये KB/2 करना। सर ये 2/3 गिवन है क्या, सॉरी ये 2/3 गिवन है, नॉट 3/2, दिस इज गिवन 2/3, तो 2 कैंसिल होगा तो L का पावर -2 इधर आएगा, L का पावर -2, ये ऊपर जाके L का पावर 3 होगा
और उसका पावर हाफ, तो एल का पावर 3/2 होगा। तो ये तो करेक्ट नहीं है ना, ये तो करेक्ट नहीं है। तुम बोलो तो डी भी कर देता हूं, इधर देखो डी भी कर देता हूं, चेक तुम्हारे लिए चेक। क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब m1 l1 t-2 डायरेक्ट डाल दिया, और नीचे n का पावर 1/3 मतलब l का पावर -3 उसका पावर 1/3 इंटू नीचे के बी इंटू टी मतलब एनर्जी का m1 l2 t-2 और एक l स्क्वायर मल्टीप्लाई करना भूल गया था ऐसे। अब एक एक को काटो, m1 m1 l2 l2 t-2 t-2, और इसका पूरा पावर कितना है, इसका पूरा पावर हाफ होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, l का पावर 1 और यहाँ पे l का पावर -1 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके l का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसका पावर हाफ हो जाएगा, तो ये l का पावर 1 आ गया। तो तुम्हारा ऑप्शन डी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस, और आई होप कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा होगा, और बैठ के उसको एक बार दिमाग लगाना कि कहाँ से कैसा किया गया, तब जाके चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ लो कि जेई एडवांस में ही कोई डिफरेंट क्वेश्चंस, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा अच्छा करके, है ना, थोड़ा अच्छा करके। द मोर यू विल सी द मोर इजीली यू कैन डू इट, बस वही बात है। तो ये डायमेंशन के एप्लीकेशंस हो गए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और हमारा डायमेंशनल एनालिसिस की कहानी तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, उस डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि हर कोई जगह उसको हम यूज कर सकते हैं, कोई कोई जगह में उसको हम यूज कर भी नहीं सकते हैं, उसके कुछ डीमेरिट्स है, ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस बोलते हैं उसको, ड्रॉबैक, लिमिटेशन, और जो भी बोल सकते हो, है ना। क्या क्या है, सबसे पहला कि जो हम लोग करेक्टनेस चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे, करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। अगर वो करेक्ट, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन रियल में भी करेक्ट हो, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, 2 मल्टीप्लाइड है, कहीं पे हाफ मल्टीप्लाइड है, कहीं पे 4 मल्टीप्लाइड है, उनका तो हम डायमेंशन लिखते नहीं है, चाहे 2 लिखा हो चाहे हाफ लिखा हो। जैसे कि SC = UT + ½ AT²। पता है कि तुम्हें ये करेक्ट फॉर्मूला है बोल के, अगर मैं लिखूं SC = UT + AT² तो ये तो रॉन्ग है ना, बट डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये हाफ लिखना ना लिखने से डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला ड्रॉबैक यही है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सच में भी करेक्ट होगा बोल के, है ना। ये पहला लिमिटेशन है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, does not mean it's correct in real, ऐसा जरूरी नहीं है ना, पहला बात। दूसरा बात सोचो, हम जो साइन आ जाता था, लॉग आ जाता था, एक्सपोनेंशियल आ जाता था, तो वो सारे टर्म जो हैं वो तो डायमेंशनलेस हैं। मतलब हम जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होंगे तो उसके अंदर साइन, कॉस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल वाले चीजें हमें कभी भी मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए जो फॉर्मूला में द एक्सप्रेशंस कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्रिक cannot be found using dimensional analysis, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं भाई साहब। ये एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है ना, हम जो, जैसे मैं फॉर्मूला डेरिवेशन करते टाइम एक कांस्टेंट के लिखा था और बोला था कि वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बट
अगर वो डायमेंशन वाला कांस्टेंट हो गया, जैसे जी या प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट डायमेंशन वाले कांस्टेंट है, तो हम लोग वैसे वाले एक्सप्रेशंस में हमारे लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कांस्टेंट का डायमेंशन हमें अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो expressions having constant with dimension, having constants with dimension cannot be found using dimensional analysis। ठीक है, ये बात हुआ। दूसरा बात, हम जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला देखे, उस फॉर्मूला में सोचो खाली अगर डिपेंडेंस था, अगर प्लस माइनस होता, तो अगर प्लस माइनस अंदर में होता तभी तो वो फॉर्मूला हमसे नहीं निकलता, हम डायमेंशन कैसे इक्वल करते, कैसे पावर फाइंड आउट करते, नहीं कर पाते। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेशंस कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव of more than one terms cannot be found। ये जो लिमिटेशन बताया, ये सब आपका फाइनल एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एंट्रेंस में इसके ऊपर क्या ही क्वेश्चन पूछ सकता है, और इतना अच्छे अच्छे टॉपिक से पूछने के लिए तो इसमें से क्वेश्चन क्यों पूछेगा, तो नहीं पूछता है। जनरली फाइनल एग्जाम्स में ऐसे एनसीईआरटी में है, तो फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस व्हाइल डूइंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैसे बनाते हैं अलग अलग चीज़ का, कुछ कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का एप्लीकेशन करके हम लोग कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट किए वो देखें। उसके बाद हम लोग उसका मेन एप्लीकेशन देखें कि सबसे पहले करेक्टनेस चेक करते हैं कैसे ना, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो वो करेक्ट हो जाएगा डायमेंशनली, बट डायमेंशनली कोई करेक्ट है तो वो हमेशा करेक्ट होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करो तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ पे 100 और 800 जूल वाला कहानी मैंने सिखाया आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम और लास्ट वाला एप्लीकेशन पढ़े कि हाँ कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है हमें पता है तो हम उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग किए जेई मेंस के, नीट के, जेई एडवांस के। उसके बाद फाइनली हम लोग लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो भी हम देख लिए। इसी के साथ हमारा डायमेंशन की कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर्स। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पक्का एक क्वेश्चन आपको डायमेंशन से, पक्का एक क्वेश्चन आपको एरर से मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकते। आप एग्जाम जब भी देखने जाओगे वहाँ भी दिखेगा आपको, जेई मेन के, नीट के जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तब आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो हर साल आया है, ये तो हर साल पूछा है एरर का एक एक क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर्स। तब तक के लिए तुम लोग घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।